अच्छा, इन प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। आज हम पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। ठीक है, होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस पढ़ने से पहले आपको ऑस्मोलैलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि ऑस्मोलैलिटी क्या होती है। द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल्स साल्ट ग्लूकोज यूरिया इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 1 किलोग्राम वाटर में जो आपके डिज़ोल्व पार्टिकल्स हैं, जैसे साल्ट हो गया, ग्लूकोस हो गया, यूरिया हो गया, उनकी मेजरमेंट। ठीक है, अगर ये ऊपर नीचे हो जाएं तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, थिंक ऑफ इट हाउ कंसनट्रेटेड इज़ द बॉडी फ्लूइड, नॉर्मल ऑस्मोलिटी ऑफ ब्लड 270 50 to 295। ठीक है, अब ऑस्मोलिटी अगर हाई हो जाती है तो ब्लड के पास ज़्यादा सल्यूट आ जाते हैं और वाटर की लेवल जो है वो कम हो जाती है, तो इससे हमारा जो होम्योस्टेसिस है वो इम्बैलेंस हो जाता है। अगर तो ऑस्मोलैलिटी लो हो जाती है तो ब्लड के पास वाटर ज़्यादा आ जाता है और सॉल्यूट्स कम हो जाता है, जबकि हमने पढ़ा था कि सॉल्यूट्स की और वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ही बराबर होना चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, यह भी हमने प्लांट में डिस्कस किया था इन द प्रीवियस टॉपिक। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन विद हायर ऑस्मोलिटी देन इनसाइड द सेल, ऑस्मोलैलिटी इनसाइड द सेल, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, सेल श्रिंक जिसको हम क्रीनेशन भी बोलते हैं, और इसके नतीजे में क्या हो गया, सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है, ब्लड हाइपरटोनिक हो सकता है। अब कैसे देखें, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि ये आप तीनों देखें। अब हाइपर में देखें क्या होता है कि सेल जो है वो बिल्कुल ही श्रिंक हो जाता है। ठीक है, क्रीनेशन उसका शेप बन जाता है बिल्कुल इस तरह करके, एक मिनट, हाँ, तो ऐसा जो शेप है सेल का बिल्कुल ऐसे बन जाता है। ठीक है, जितना भी वाटर है वो आउटसाइड मूव कर जाता है। ठीक है, सेल से बाहर मूव कर जाता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है, द रीज़न इज़ दैट, क्योंकि बाहर जो है वो सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। सल्यूट की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो जो भी पानी है वो क्या करेगा, बाहर जाएगा, वो पानी बाहर जाएगा उस कंडीशन को बैलेंस करने के लिए। तो सेल से अंदर मतलब सेल के इनसाइड जितना भी पानी होगा वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, तो सेल बिल्कुल ही श्रिंक हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो इससे भी हमारा होम्योस्टेसिस क्या है, इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब हाइपोटोनिक वर्ड से क्लियर है, हाइपो। ठीक है, अब हाइपो में क्या होता है, जो सल्यूट्स होते हैं वो इनसाइड ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब इनसाइड ऑफ द सेल सल्यूट्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो जितना भी वाटर है वो सेल के अंदर मूव करेगा, जितना भी वाटर है वो सेल के इनसाइड मूव करेगा। उसके नतीजे में जो सेल है वो बिल्कुल ही स्वेलअप हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सेल ब्रस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्यूशन विथ लोअर ऑस्मोलिटी देन इनसाइड द सेल, वाटर मूव्स इनटू द सेल, सेल स्वेल में बरस्ट, जिसको हम सेल लाइसिस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग एक्सेसिव प्योर वाटर क्विकली ब्लड बिकम्स हाइपोटोनिक, और ब्लड भी हमारा हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो इससे हमारा जो होम्योस्टेसिस है वो इम्बैलेंस हो सकता है। तो होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स को जब आप पढ़ते हैं या ह्यूमंस को, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर पता होना चाहिए फॉर नॉलेज। ठीक है, बुक्स में ये चीज़ें गिवन नहीं होती ज़्यादातर, इसलिए मैंने ये आपको डिटेल में थोड़ी बता दी। दूसरा होता है हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है, जैसे बीच में आप डायग्राम देख रहे हैं, ना ही सेल क्रीनेटेड है ना ही श्रिंक है। ठीक है, ना ही ये ज़्यादा स्वेलअप है और ना ही श्रिंक या क्रीनेटेड सेल है। क्यों, द रीज़न इज़ दैट, क्योंकि आइसोटोनिक कंडीशन है। आइसोटोनिक कंडीशन बिल्कुल ही होम्योस्टेसिस कंडीशन होती है, सॉल्यूशन विद सेम ऑस्मोलिटी एज द सेल, मतलब इनसाइड भी सल्यूट की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन आउटसाइड भी क्या होगी, दोनों ही इक्वल होगी। ठीक है, नो नेट वाटर मूवमेंट, सेल स्टेज नॉर्मल, जैसे नॉर्मल सेलाइन होती है जो हॉस्पिटल्स में मिलती है, उनमें भी 0.9% हमारा NaCl होता है। ठीक है, यानी कि इक्वल सल्यूट्स एज कम्पेयर टू द वाटर। अब होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन क्या है, कीपिंग इन इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल, डेफिनेशन इसकी वही होगी जो हमने पढ़ी थी प्लांट्स में। अब जो मेन इसके ऑर्गन्स है उसमें लंग्स आ जाते हैं, स्किन आ जाती है, किडनी आ जाती है। लंग्स जो है वो जितनी भी अपनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से रिमूव करती है, क्योंकि ये बॉडी में रहेगी तो काफ़ी नुकसानकार है, और अपना बैलेंस रखती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है फिर ऑक्सीजन आती है। तो लंग्स भी हमारा एज ए होम्योस्टेसिस
जो मेंटेन करने में एक मेन ऑर्गन है। स्किन है, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैसे हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। लेकिन उसमें एक और बात भी है, देखें जो गर्मी होती है, अब हमारे स्किन पर जो हेयर होते हैं, अब देखें वो सर्दियों में बिल्कुल ऐसे जो गूस पम्प्स, ठीक है, इसको हम गूस पम्प्स भी कहा जाता है। ऐसे बिल्कुल ही जब हम एक्साइटेड होते हैं तो गूस पम्प्स भी आ जाते हैं और बाल बिल्कुल ही ऐसे ऊपर की तरफ हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारी आर्म है फॉर एग्जांपल, उसको सपोज करें, और बाल बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ आ जाते हैं सर्दियों में। क्यों? क्योंकि जितनी भी हीट है उसको क्या किया जाए, उसको ट्रैप किया जाए, उसको क्या किया जाए, ट्रैप किया जाए। अनदर एंड जब आप गर्मियों में देखते हो तो जो भी हमारे हेयर्स होते हैं वो बिल्कुल ही ऐसे क्या होंगे, ऐसे ले डाउन होते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब गिरे हुए ले डाउन होंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि जितनी भी हीट है वो ट्रैप नहीं हो, वो बॉडी से, मतलब कि बॉडी में वो ट्रैप नहीं हो। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, ऐसे बिल्कुल ही बाल हमारे ऊपर हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी स्किन है वो ऐसे भी काम करती है, तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, वाटर और सॉल्ट को रिमूव करती है। किडनीज़ भी हमारी जो है होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखती है, जितना भी वेस्ट है उसको रिमूव करने के लिए रिमूव करती है, जैसे वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड यूरिन की फॉर्म में वो क्या करती है, हमारी बॉडी से रिमूव करती है। तो ये चीज़ें जब कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन वगैरह और ये हमारी बॉडी में जब रह जाते हैं तो होम्योस्टेसिस हमारा अनबैलेंस हो जाता है और हम जो कंडीशन है हमारी वो बिल्कुल ही अनबैलेंस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्किन। अब स्किन का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमारे पास ये जो दिख रहा है, हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। इसमें ब्लड वेसल नहीं होती है, एक बैरियर की तरह होती है, ठीक है, एक्ट एज अ बैरियर, यानी कि एक रुकावट का काम करती है। उसके बाद डर्मिस होती है जो हमारी सेकंड लेयर है, जिसको मिडिल लेयर भी बोला जाता है। ये ब्लड वेसल कंटेन करती है। इसके पास सेंसरी नर्व्स होती है, स्वेट ग्लैंड्स होती है, यानी जो हमें पसीना आता है। मैंने आपको बताया ना कि जब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो तो 37 नॉर्मल होता है, लेकिन फिर हमें पसीना क्यों आता है? पसीना इसलिए आता है ताकि जो हमारी इंटरनल बॉडी है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो वो हीट को बाहर रिलीज़ करती है, तो तभी उसके नतीजे में जो हमारी बॉडी से स्वेट, पसीना रिलीज़ होता है। ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जितने भी पैथोजन, जैसे सीबस ग्लैंड आपने अगर तो सुना है, तो वो क्या करते हैं, वो पैथोजेंस को ट्रैप करके रखते हैं स्किन में कि वो आगे जाकर कोई नुकसान ना करे। कुछ फैट सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हाइपोडर्मिस होती है। अच्छा, ये मैं थोड़ी जूम करके आपको दिखा दूं तो ये देखें, हाँ, ये आपको यहाँ पर नर्व्स नज़र आ रही है, ये भी मिडिल लेयर में होती हैं। ये लिम्फ वेसल्स होती हैं, ऑयल ग्लैंड होते हैं ये वाले, ठीक है। और हेयर फॉलिकल, हाँ ये बात याद है, जो हमारे हेयर निकलते हैं ना, हेयर फॉलिकल से ही हमारे हेयर निकलते हैं, तो वो भी हमारी जो डर्मिस है उसमें ये पाए जाते हैं। और दूसरा जो ये स्वेट ग्लैंड आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ऐसे आपस में जो मिला हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको यहाँ से हमारे स्वेट ग्लैंड जो है, आपको पता है जब स्वेट निकलता है तो उसका होम्योस्टेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हमारी डर्मिस होती है जो कि सेकंड लेयर ऑफ स्किन होती है। अच्छा, थर्ड लेयर का कोई होम्योस्टेसिस में रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको सबक्यूटेनियस टिश्यू या सबक्यूटेनियस लेयर भी बोला जाता है। डीपेस्ट लेयर है, मोस्टली फैट है, कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। ये इंसुलेशन और कुशनिंग का काम करती है, ठीक है। उसके बाद स्किन के जो फंक्शन है, जो फैट होती है हमारी डर्मिस में और हाइपोडर्मिस है, ये इंसुलेट करती है बॉडी को। गूस पम्प्स होते हैं, टाइनी मसल्स है, हेयर्स जो होते हैं मैंने आपको बताया, वो ट्रैप करते हैं वार्म एयर को, स्पेशली इन द विंटर सीजन, ठीक है। कूलिंग, स्वेट ग्लैंड्स रिलीज स्वेट बॉडी को कूल करने के लिए। एवापोरेशन ऑफ स्वेट, जब एवापोरेशन होगी तो उससे हमारी जो हीट है, एक्सेस हीट है, वो बॉडी से निकल जाएगी और हमारी बॉडी कूल रहेगी। एक्सक्रिएशन होगी, स्वेट रिमूव वाटर, उसके नतीजे में सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड भी, उसकी भी एक्सक्रिएशन होती है। तो ये भी स्किन का फंक्शन होता है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। दीज आर द फंक्शंस। लंग्स का रोल होता है। लंग्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। मेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ब्लड, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ब्लड में रहेगी तो वो काफ़ी नुकसानकार है। तो लंग्स होम्योस्टेसिस में ये रोल मतलब परफॉर्म करते हैं। सेल्स जो हैं रेस्पायरेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उससे प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन हमें लेते हैं। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है, और हीट भी रिलीज़ हो जाती है।
ब्लड कैरी करता है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स में, फिर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है और लंग्स एक्सपेल आउट कर देते हैं उसको एयर में, ठीक है। एक्सेल्ड एयर में से हमारे पास ऑक्सीजन आती है। तो ये होम्योस्टेसिस इस तरह से हमारा जो एनिमल्स है में या प्लांट ह्यूमंस में इस तरह से काम करता है। होप कि ये क्लियर हो गया होगा।